डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान करना सीखेंगे कि दी हुई जो संख्या रहती है वो परिमेय होता है या अपरिमेय, उसको हम किस तरह से पहचानेंगे। इसके बाद आता है दशमलव प्रसार ज्ञात करना। फिर है कि एक संख्या दे दी जाती है, उसे जांच करना होता है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो आइए इससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या है। वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत क्या है कि एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या, और एक क्या होता है, एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी क्या इसको लिखेंगे कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q जो है, P और Q पूर्णांक हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी कहने का मतलब ये अनुपात के रूप में हो। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल में क्या है, यहाँ पर देखना है कि रेशियो लिखा हुआ। तो रेशियो का मतलब अनुपात में। तो यानी वैसी संख्या है जिसको हम अनुपात में यानी बट्टा में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पर क्या है, P और Q जो होगा सिर्फ पूर्णांक होगा, लेकिन Q जो होगा ना वो यानी हर जो होगा वो नीचे क्या है, 0 नहीं होगा। यहाँ पर क्या देखना है कि P/Q के रूप में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम परिमेय संख्या को अच्छी तरह से जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं कि ये क्या है, हम संख्या पूर्णांक संख्या लिख देते हैं कि 0, 1, 2, 3, इधर में -1, -2, -3, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ P और Q जो कह रहा था इसे पूर्णांक होना चाहिए, तो हम पूर्णांक संख्या लिख दिए। अब परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो देखना क्या है, कहता है कि P/Q के रूप में होता है। अब यहाँ पर ये चेक करना है कि -3 है, तो -3 क्या बट्टा के रूप में है, तो यहाँ पर -3 है तो इसके नीचे 1 है, यानी 1 छुपा हुआ है। तो किस रूप में हो गया, ये P/Q के रूप में हो गया। तो जब P/Q के रूप में हो गया तो कौन नंबर होगा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखा जाए एक 0 है, तो क्या 0 P/Q के रूप में है, तो यहाँ पर 0 है, इसके नीचे क्या है, 1 है। अब क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया, ये हो गया P/Q के रूप में। तो कौन नंबर होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अब इसी तरह से क्या है कि ये जितने भी पूर्णांक है सब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तीन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब इसके बाद फिर क्या है, अब कुछ ऐसी संख्याएं दी रहती है जो P/Q के रूप में पहले से रहता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 8/9 दिया हुआ है, तो ये P/Q के रूप में है, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। 1/2 है, ये P/Q के रूप में है, ये भी हो गया परिमेय संख्या। अब कुछ ऐसी संख्या रहती है कि जो रूट में दे दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ दे दिया कि आपको √25 है, तो क्या है, √25 जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना है कि √25 जो है क्या ये इसका वर्गमूल पूरा निकल रहा है या नहीं। तो अगर इसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो यानी इसका तो 5 हो गया। अब 5 हो गया तो इसके नीचे देखना है कि जो Q है तो Q के रूप में यहाँ पर है या नहीं है, तो यानी P/Q के रूप में है, तो 5 उसके नीचे एक तो छुपा हुआ है, तो यानी 5/1 हो गया, तो ये P/Q के रूप में हो गया। तो ये हो गया क्या, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ दे दिया कितना, 27। अब यहाँ पर क्या है, ये घनमूल इसका है कि नहीं। अब ये 27 का जो अंडर रूट में क्या है, 3 दिया हुआ है, इसमें क्या था, वर्गमूल, इसमें क्या था, 2 था, तो यानी इसका वर्गमूल निकाले तो पूरा इसका वर्गमूल अगर निकल गया, फिर उसको हम बटा में कर दिया तो P/Q के रूप में हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखना है कि ये क्यूब रूट जो है यानी इसका घनमूल निकालना है। अब ये देखना है कि P/Q के रूप में होता है या नहीं।
तो 27 का अगर घनमूल निकालेंगे तो कितना होता है, 3 होता है। अब इसके नीचे क्या है, 1 तो छुपा हुआ है, तो 3/1 तो क्या हो गया, ये p/q के रूप में हो गया। तो यानी रूट जो क्या है, ये 27 का जो क्यूब रूट है ये आपका परिमेय संख्या है। ये 25 का जो स्क्वायर रूट है ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी दे दी जाती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4.5 5 5 ... इस तरह से। अब ये कौन संख्या हो गया, क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखा जाए, सबसे पहले ये देखना है कि ये दशमलव के बाद जो आ रहा है संख्या, ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होता है तो इसको हम कहते हैं आवर्ती, यानी वही संख्या बार बार दोहराया जा रहा है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकता है, ये 5 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर क्या करेंगे, ये बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या जो है ना, ये आवर्ती है, यानी बार बार क्या है कि दशमलव के बाद बार बार वही आता है, यानी वही संख्या बार बार आ रहा है। तब क्या होता है कि ये रिपीटेड संख्या अगर आ गया तो इसको इस तरह से बार के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो होता है ना, ये परिमेय संख्या होता है। अब परिमेय संख्या का परिभाषा p/q के रूप में है, तो इसको हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो ये एग्जाम में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको क्या करेंगे हम आगे बताएंगे। तो ये जो है ना, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे होता है, तो 45 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है, जिस पर ये बार रेखा है इसको छोड़ करके बाकी जितना संख्या उसको माइनस कर दिया जाता है। अब नीचे क्या है कि कितना संख्या पर ये रेखा दिया हुआ है, 1 गो पर, तो यहाँ 1 9 लिखाएगा। ठीक है, अगर 2 गो पर रहता तो 2 9 नीचे लिखते। तो कितना हो गया, 41/9, यानी क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। तो यानी वैसी संख्याएं जो दशमलव के बाद अगर बार बार रिपीट हो रहा है, या क्या है कि वो संख्या दशमलव के बाद अगर उसके ऊपर क्या है ये बार रेखा दी हुई है, तो समझ जाना है कि वो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जब p/q के रूप में लिखा जाएगा तो क्या होगा कि वह परिमेय संख्या होगा। अब इसका उल्टा देखना है कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, उसका पहचान हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर ये देखा जाए, एकदम ठीक क्या करना है, हमें इसका उल्टा समझना है। यानी इसको क्या था कि p/q के हम रूप में लिख सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिखा था कि 25 का स्क्वायर रूट, यानी 25 का पूरा वर्गमूल निकल गया था और उसके नीचे 1 लिख दिया था, तो यानी p/q के रूप में हो गया था। अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि हम √3 लिखते हैं, तो √3 का वर्गमूल कितना होता है, क्या इसका पूरा वर्गमूल निकलता है? इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, यानी कितना होता है 1.732 ... इसके आगे जो आ रहा है संख्या, वो संख्या क्या है, वो दूसरी संख्या आ रही है। ऐसा नहीं कि यही संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अभी हमने क्या देखा कि वही संख्या अगर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और वो परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन ये जो संख्या है ना, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ये बार बार क्या है, आगे जो आने वाली संख्या है वो दूसरी संख्या आ रही है। तो जब दशमलव के बाद दूसरी संख्या आती है और उसके बाद क्या है कि ये जो है ... लिखा हुआ रहता है, तो समझ जाना है क्या कि ये अपरिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच अगर कुछ उदाहरण ले करके अगर उसमें अंतर समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखा जाए यहाँ पर हम लिखते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, इधर में परिमेय लिख दिया और इधर में अपरिमेय लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, हम उदाहरण लिखेंगे और इसको हम इस कैटेगरी में डालते जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दे दिया कि 2√5 है, ठीक है ना, और यहाँ पर दे दिया कितना, जैसे मान लिया जाए कि 125 दे दिया। अब यहाँ पर ये कहेगा कि बताइए कि कौन संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखना, अगर रूट पूरा ख़त्म हो जाएगा तब परिमेय संख्या के ग्रुप में जाएगा, अगर रूट नहीं ख़त्म होता है तो वो अपरिमेय संख्या के ग्रुप में जाएगा। अब देखा जाए, इसको हम चेक करते हैं। जैसे 2√5 यहाँ पर हो गया, 125 के रूट कितना होता है, तो इसका होता है 5√5 होता है। अब देखा, √5 से √5 कट गया
अब बताइए तो 2/5 तो ये कौन संख्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। इसमें तो रूट खत्म हो गया, तो जब रूट खत्म हो गया तो किस में आएगा, परिमेय संख्या के रूप में आएगा। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर दे दिया कितना 25 और यहाँ पर दे दिया 36, अब बताइए ये कौन संख्या होगा। 25/36 जो होगा ये रूट दिया हुआ दोनों पर, कौन संख्या होगा। तो 25 का रूट भी निकल जाता है पूरा 5 और 36 का भी निकल जाता है कितना 6, तो p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है तो किस में जाएगा, ये परिमेय संख्या के रूप में जाएगा। अब इसके बाद मान लिया जाए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको इस तरह से। मान लें कि यहाँ 8 है, ठीक है ना, और यहाँ पर दे दिया आपका कितना 27। अब यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट दे दिया। अब ये कौन संख्या होगा, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो देखा जाए इसमें 8 का तो 8 है, इस पर तो रूट है ही नहीं। अब नीचे क्या है, इसमें 27 का यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, यानी 27 का घनमूल निकालना। तो 27 के घनमूल कितना होता है, 3 × 9 = 27, यानी 3 को 3 बार गुना करने पर आ रहा है, यानी 3 हो गया। ये क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या के रूप में हो गया, यानी p/q के रूप में है तो कौन संख्या हो जाएगा, ये 8/27 का क्यूब रूट, ये भी परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि 25 और बट्टा में कितना, ये 27, अब ये बताइए ये कौन संख्या होगा। तो 25 का तो रूट निकल जा रहा है तो यहाँ पर 5 हो गया, लेकिन 27 के रूट निकल रहा है, 27 का रूट नहीं निकल रहा है। तो यानी जब इसका रूट नहीं निकला तब क्या हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या होगा। 25/27 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब किसी बच्चा को ये ध्यान में होगा कि ये वो तो निकल ही गया, क्या इसका निकलना ज़रूरी था, तो हाँ निकलना ज़रूरी था। अगर दोनों पर रूट है तो दोनों का रूट ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर जैसा x का एक हम उदाहरण दिए कि √5 से √5 कट गया तो केवल क्या था, p/q के रूप में बिना रूट वाला संख्या बचा था, तो उसको हम परिमेय संख्या के ग्रुप में रखें। लेकिन इसमें क्या है कि एक का रूट निकल रहा है और इसका भी रूट निकालना था, इसका नहीं निकल रहा है। तो जब नहीं निकलेगा, एक का निकल गया दूसरा का नहीं निकला, फिर भी क्या है वो अपरिमेय संख्या के ग्रुप में जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव वाला एक और चीज़ देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर दे दिया 1.35, अब बताइए 1.35 ही कौन संख्या है। तो इसको तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 135 बट्टा में कितना 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 100 हो जाएगा, ये p/q के रूप में हो गया। अगर मान लिया जाए कि 1.35 है, इस पर क्या है, बारह रेखा है, तभी क्या होगा, इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिस पर ये बारह रेखा है तो समझ जाना है कि वो p/q के रूप में लिखा जाएगा, तो हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर मान लिया जाए कि 1.25 ये डॉट, अब बताइए इसके आगे जो है ये कौन संख्या आएगी पता नहीं है। तो यानी कहने का मतलब अगर बारह रेखा रहेगा तो सीधे समझ जाना कि यही संख्या बार बार आएगा तो परिमेय संख्या में जाएगा। लेकिन अगर बारह रेखा नहीं है, डॉट है, तो समझ जाना है क्या कि ये अपरिमेय संख्या के ग्रुप में आएगा। अब एक क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दे दिया पाई, और पाई जो है ये पाई का तो कोई कन्फर्म मान यहाँ पर नहीं है, इसका तो 22/7 भी होता है, 3.14 डॉट और कुछ होता है। तो यहाँ पर इसका 2 गो मान होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14 डॉट बहुत सा कुछ होता है। अब यहाँ पर ये समझना है कि पाई कौन संख्या है। तो पाई को क्या है कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाई जो यहाँ है, यहाँ पर ये कहता है कि p और q पूर्णांक में होना चाहिए, तो पाई तो पूर्णांक में है नहीं। तो जब ये पूर्णांक में नहीं है तो यानी p/q के रूप में नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। अब यहाँ अगर पाई का मान रख दिया है कि 22/7 है, ध्यान से समझना है कि 22/7 है, तो 22/7 जो है ये तो p/q के रूप में है। तो जब p/q के रूप में है तो 22/7 कहाँ चलाएगा, ये चलाएगा आपका परिमेय संख्या के ग्रुप में। और यहाँ 3.14 डॉट है, तो अभी हमने बताया कि 1.25 डॉट, तो जब डॉट है यानी कौन उसके आगे संख्या आ रही है पता नहीं है, यानी डॉट जब लिखा हुआ है तो समझ जाना है क्या है कि वो अपरिमेय संख्या, यानी 3.14 डॉट ये अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या है कि कुछ ऐसी संख्या दे दी जाती है जिसको क्या करना, अंश में हर से भाग देना होता है और उसको बताना होता है कि दशमलव के बाद अगर कट जाएगा
पूरा अगर कट जाता है यानी शेषफल 0 आता है तो समझ जाना है कि उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। अगर दशमलव के बाद ही पूरा पूरा नहीं कटता है तो समझ जाना है कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो आइए अब उन क्वेश्चन को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये बार बार हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि दशमलव प्रसार ज्ञात करें। अब दशमलव प्रसार ज्ञात करना है किस तरह से, तो पहला विधि क्या है कि इसको हम भाग करेंगे, और दूसरा में पूछेगा कि बिना भाग दिए हुए बताएं या जांच करें कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले शांत और अशांत के बारे में हम समझते हैं। तो देखना क्या है कि पहला में जो क्वेश्चन है 17/8 है, यानी अंश में हर से हमको भाग देना है और देखना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 17 में हम 8 से अगर भाग देंगे तो 8 दूना कितना होता है 16, बच गया 1। अब यहाँ पर क्या होगा, दशमलव बैठेगा यानी 0। तो 8 एकम 8, बच गया 2, फिर पॉइंट के बदले 0 हो गया। तो 8 दूना 16, बचे कितना 4। अब यहाँ पर कितना 0 पॉइंट के बदले, तो 8 बचे 40। अब यही देखना है क्या कि यहाँ पर क्या है, शेषफल तो 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया यानी कहने का मतलब इसका मान कितना आया, 2.125। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट गया यानी शेषफल 0 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे शांत। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि पॉइंट के बाद भी नहीं कटता है, जैसे मान लिया जाए कि एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर कितना, मान लें कि 2/6 है। अब 2 में क्या करेंगे, हम 6 से भाग देंगे। ठीक है। तो 2 में 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखना है कि पॉइंट बैठेगा तो 0। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, फिर बच गया 2, पॉइंट के बदले फिर 0, फिर 6 तिया 18, फिर क्या होगा, फिर यानी कहने का मतलब बार बार जो है से 2 आ रहा है। ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, 2/6 बराबर कितना हो जा रहा है, 0.333 ... अब यहाँ पर क्या देखना है कि ये पॉइंट के बाद भी नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कटता है, शेषफल 0 नहीं आया, तो इसको क्या लिखेंगे, अशांत। अगर दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है यानी शेषफल 0 आ जाता है, इसके जैसा आ जाता, तो यानी यहाँ डॉट डॉट तो नहीं होता, तब क्या होता है कि ये शांत हो जाता। तो इसका क्या लिखेंगे कि 2/6 जो है ये, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका होगा अशांत। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है, एक आता है शांत अशांत आवर्ती। ठीक है ना, अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है। ये ध्यान से देखना है कि अशांत आवर्ती क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है। आवर्ती का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा। दशमलव के बाद जब नहीं कटा तो अशांत हो गया। अब यहाँ पर 2 शब्द आ रहा है कि आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती का मतलब क्या है कि वही संख्या अगर बार बार दोहरा रहा है, जब बार बार वही संख्या रिपीट होता है दशमलव के बाद, तो इसी को कहते हैं आवर्ती। ठीक है। अगर ये संख्या बार बार नहीं आता, कोई दूसरा संख्या आ जाता, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको अनावर्ती बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर कोई संख्या है जिसको भाग देते तो आता 5.326 ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि ये दूसरी संख्या कहता है कि आता है, ये संख्या बार बार नहीं दोहराता, तब ये हो जाता अनावर्ती। ठीक है। यानी दशमलव के बाद अगर नहीं कटता है और वही संख्या बार बार आता है तो अशांत तो है, लेकिन जब वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो आवर्ती, और जब दूसरी संख्या आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अनावर्ती। ये तो हो गया, हमने भाग विधि किया। भाग विधि से हमने देखा दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अब बिना भाग दिए, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में कहेगा कि बिना भाग दिए बताएं कि दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। ये तो हम भाग देख करके देख लिया। अब बिना भाग दिए कैसे देखेंगे, उसका नियम क्या है, तो देखा जाए यहाँ पर 17/8 है। ठीक है ना। अब इसको हमको भागा नहीं देना है और क्या चेक कर लेना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसका नियम ये है कि Q का जो मान होगा ना, वो 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि Q का मान, यानी जो Q किसको कहेंगे, ये था P, ये था Q, यानी Q जो हो गया से हर हो गया। तो हर यानी नीचे का जो गुणनखंड होगा, उस गुणनखंड में क्या है कि 2 और 5 होना जरूरी है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं चाहिए।
अगर हर काम गुणनखंड में देखेंगे अगर 2 और 5 शामिल है तो समझ जाना है कि दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ पर देखिए करके इसको 17 के तो गुणनखंड निकलता नहीं, तो 17 के 17 रह गया। अब यहाँ पर क्या है कि 8 के कितना होता है, 8 के अगर निकालेंगे तो 2 दूना कितना, 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो यानी 2 गुने 2 गुने 2। अब ऊपर में 17 हो गया, नीचे में 2 के पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि शांत होगा कि अशांत होगा, हमने भाग तो नहीं दिया है, हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो इसमें शांत होगा कि अशांत होगा। तो यहाँ क्या है इसका नियम कि Q का मान जो है से 2 का पावर में और 5 के पावर में होना चाहिए। तो 2 तो है, अगर 5 नहीं है तो यानी 5 के पावर नहीं है, तो इसका मतलब 0 है ना। अब इस रूप में आ गया तो इसका क्या होगा, शांत होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिए थे कि यहाँ पर देखना है कि शांत आएगा कि नहीं। तो भाग विधि से बनाए तो इस तरह से शांत हो गया। अभी क्या करना है, इसको इस तरह से बनाए हैं तो शांत इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बिना भाग दिए बताएं, आपको इसी नियम से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखा जाए कि 6/15 है, ठीक है ना, तो इसको गुणनखंड निकालेंगे। 6 का कितना होगा तो 2 गुने 3 होगा। और ये 15 का कितना होगा तो 15 कितना होता है, 3 गुने 5 होता है। अब 3 से तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा 2, नीचे में बचा 5 के पावर 1। तो नीचे में क्या बताया कि Q का मान कितना होना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में, यानी इसका जो गुणनखंड होना चाहिए 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब उसका पावर 0 है। तो 2 और 5 का तो इसमें हो गया। अब क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हो गया शांत। अब एक हम अशांत का देखते हैं। चलिए अब इसका देखा जाए, पता नहीं किसका शांत आएगा कि अशांत आएगा। तो देखते हैं क्या कि 64 जो है इसमें क्या है कि 455 है, ठीक है ना। 64 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 64 के निकालें कितना आएगा, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। अब इसका कितना आया है बताइए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इतना आ गया। अब 455 का निकालते हैं। तो 455 5 से लगेगा तो 5 × 40, 5 × 45, 5 × 5। अब 7 से तो 13 7 91, अब तो लगेगा नहीं। तो इसका कितना आ गया, 5 × 7 × 13। अब यहाँ पर ये जांच करना है कि Q का जो मान है, Q का मान कितना होना चाहिए, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। इसमें केवल 2 और 5 हमको चाहिए। अगर फालतू रहेगा, जैसे इसमें देखें कि 2 और 5 के अलावा 3 था, तो 3 फालतू था तो कट गया, अब तो कुछ बचा नहीं, तब इसमें चला गया था। लेकिन इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है कि कुछ फालतू है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है, तो 5 तो है, 5 रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन 7 हमको नहीं चाहिए, 13 नहीं चाहिए। तो 7 से कोई ऊपर में कटता है, नहीं कट रहा है। 13 से कोई कटता है, नहीं कट रहा है। यानी कहने का मतलब Q के रूप में जो है वो क्या हो जाएगा, 5 के अलावा 7 और 13 भी, इसको नहीं रहना चाहिए। जब ये इसमें शामिल है तब क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यही समझना था कि नीचे जो है यानी हर का मान जो होगा उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, तो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। जो भी गुणनखंड निकालेंगे तो केवल 2 और 5 होना चाहिए। केवल 5 भी रहेगा जैसे इस तरह का, केवल 2 भी रहेगा तो इस तरह का, तो वो शांत है। दोनों रहेगा तो शांत है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या बच जाता है, ये नहीं कटता है अगर ऊपर से और बच जाता है, तब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो P/Q के रूप में लिखना रहेगा। संख्या दी हुई रहेगी इस तरह से कि 0.6 जो है यानी 6 पर क्या है, ये बार रेखा दी हुई है। अब इसमें हमने 4 क्वेश्चन को लिया है, ये चारों अलग अलग टाइप का। अगर इन चारों क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो एकदम पक्का है कि इस तरह का क्वेश्चन जो P/Q के रूप में लिखना रहेगा, आप कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे और आराम से अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो देखा जाए, इसमें ध्यान से समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 0.6 और 6 पर क्या है, ये जो बार रेखा दी हुई है। तो इसमें कितना काम करना है, सबसे पहला जो काम है कि जो संख्या दी हुई है पहले उसको पूरा लिख देना है। तो संख्या कितना है, ये 0.6 है, तो 0.6 का मतलब क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिया। इसके बाद ये देखना है कि जिस पर ये बार रेखा है उसके पहले जितना संख्या है इसमें से घटा देना है। अब यहाँ पर ये बार रेखा इस पर है, अब क्या करना है, इसमें ये जो है इधर तो 0 है, तो चलिए इधर में 0 को माइनस कर दिया, बट्टा में अब देखना है कि जो रेखा दी हुई है वो कितना संख्या पर है। तो 6 एक ही गुना है,
तो यहाँ पर जब ए गो पर है तो ए गो 9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक काम और है, अगर पॉइंट के बाद और जिस पर बार रेखा है उसके पहले यानी ये दोनों के बीच में अगर कोई संख्या रहेगा तो जितना संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको गिन करके उतना जीरो यहाँ बैठा देना है। तब यहाँ पॉइंट के बाद और जो रेखा है, बार रेखा दी हुई संख्या के पहले तो कुछ संख्या नहीं है, तो यानी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब यही लास्ट काम हो गया। तो 6 में से 0 गया, 6/9, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 यानी 2/3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया P/Q के रूप में। अब देखिए हम दूसरा को बनाते हैं। दूसरा में क्या है, 1.3, इस पर क्या है, बार रेखा। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या बताया कि इसको पूरा का पूरा संख्या लिख देना है, तो सब पूरा का पूरा लिख दिया। उसके बाद फिर क्या बोले कि जिस पर ये बार रेखा उसको छोड़ करके, यहाँ पॉइंट नहीं देखना है, उसको छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक जितना संख्या रहेगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। सबसे पहले पूरा संख्या लिखें। अब यहाँ पर देखना है कि इसको छोड़ करके इसके पहले जितना संख्या रहेगा उसको हम यहाँ घटा देंगे। तो एक ही न है, तो एक को घटा दिए। अब उसके बाद नीचे क्या करना है, हमको 9 बैठाना है। तो भाई कितना 9 बैठाएंगे, तो देखना है कि कितना पर बार रेखा है, एक ही संख्या पर है। तो जब एक ही संख्या पर है तो 1 गो 9 बैठाएंगे। अगर 2 गो पर रहेगा तो 2 गो 9, 3 गो पर रहेगा तो 3 गो 9 बैठाएंगे। अब कौन सा काम करना है, सबसे पहले तो पूरा संख्या लिख दिया, उसके पीछे वाला संख्या को क्या किया, घटा दिया। अब उसके बाद फिर जितना पर ये बार रेखा है उतना संख्या के बदले उतना 9 लिख दिया। अब क्या करना है इसमें कि क्या बताए थे कि पॉइंट के बाद और ये जो बार रेखा जो दी हुई है उस संख्या के पहले, माने इसके और पॉइंट के बीच में कोई संख्या है, अगर रहेगा जितना संख्या रहेगा तो उसको गिन करके उतना जीरो इसके बगल में बैठा देंगे। लेकिन है नहीं तो छोड़ देंगे। अब इस घटेगा तो कितना आएगा, 12/9, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 4 कितना हो गया, 3। यही हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 1.25। अब यहाँ पर क्या है कि इस पर रेख रिंग है, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या बताया कि पूरा का पूरा संख्या लिख देना है। तो पूरा कितना है, 125 है, 125 लिख दिया। उसके बाद क्या करना था, माइनस करना था जिस पर ये बार रेखा दिया हुआ है, तो इसके पहले जितना संख्या है, इसके पहले तो मात्र 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या काम बताए कि जितना पर ये बार रेखा है वो संख्या कई गो है, तो ये 2 गो है। तो 2 गो है तो इसका मतलब नीचे में हम 2 गो 9 बैठाएंगे, तो 2 गो 9 बैठा दिया। अब इसके बाद फिर क्या बताए कि पॉइंट के बाद और ये जो रेखा वाली संख्या है ना, इसके पहले, तो इसके पहले देखिए तो माने दोनों के बीच में कोई संख्या है नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, एक को 0 नहीं बैठाएंगे। अगर रहता तो उसको गिन करके हम 0 बैठा देते। तो ये कितना हो गया, 124 और बट्टा में 99। अब कब देखिए तो कट रहा है, लगता है ये नहीं कटता है। अब जब नहीं कटता है तो क्या करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3.215। अब इस क्या है, ये 2 गो परिवार रेखा दिया हुआ। अब क्या करना है, तो सबसे पहले क्या बताया कि पूरा संख्या लिख देना है। तो पूरा संख्या कितना है, 3215। अब इसमें से माइनस करना है, कितना को माइनस करना है, तो जितना पर ये बार रेखा दिया हुआ इसको छोड़ करके पीछे कितना बच गया है, ये पॉइंट नहीं देखना है हमको, ये पूरा संख्या लिखना है। 32 तो 32 हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या बताए थे, नीचे हमको केवल 9 बैठाना है। तो 9 कई गो लिखेंगे, तो यहाँ पर देखना है कि ये जो है ना, ये बार रेखा कितना संख्या पर है, तो ये 1 पर भी है और 5 पर भी है, यानी 2 संख्या पर है। तो नीचे क्या करेंगे, हम 2 गो 9 लिखेंगे, ठीक है। अब एक काम और बचा हुआ, वो क्या बताए थे कि पॉइंट के बाद और ये जो क्या है बार रेखा वाला जो संख्या है इसके पहले, तो यानी ये दोनों के बीच में कई गो संख्या लिखा है, एगो लिखा हुआ है, तो यहाँ एगो 0 बैठा देंगे, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करने कितना होगा, 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 3 गया 8 और ये कितना बच गया 1 और यहाँ 3 और बट्टा में 990। अगर कटेगा तो काटेंगे और ना कटेगा तो छोड़ देंगे। इसके बाद फिर क्या है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर रहेगा 1.235। अब इसी को हमको बनाना है। और इस पर क्या है, ये बार रेखा दी हुई, इसको हम कैसे बनाएंगे देखा जाए तो सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले पूरी संख्या को लिख देना है। तो कितना लिखा हुआ है, 1235। उसके बाद हम माइनस करने के लिए बोले, माइनस करने के लिए कितना, तो जो ये बार रेखा वाला संख्या इसको छोड़ दीजिए, बाकी पीछे वाला के घटा दीजिए। ये घटा दिया।
अब इसके बाद नीचे क्या हम बताएं कि जितना पर ये बार रेखा है उतना संख्या को गिन करके उतना ही 9 नीचे बैठाना। तो एगो पर ही है तो एगो 9 नीचे बैठा दिए। अब उसके बाद फिर क्या बोले थे, 0 बैठाना है। तो 0 कैसे बैठाएंगे, तो ई संख्या और दशमलव ये दोनों के बीच में कई गो संख्या है, 2 गो है। तो जब 2 गो है तो यहाँ पर 2 गो 0 बैठा देंगे। अब इसको हल कर दीजिए। यहाँ पर 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 और ये कितना बच गया, 12 में से 1 गया तो 11 और बटा में कितना 900। ये कटेगा तो काट देंगे, ना कटेगा तो छोड़ देंगे। यही था P/Q के रूप में लिखना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक संख्या दे दी जाती है रूट में और उसको कहता है सिद्ध करके बताएं कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है वो अपरमेय संख्या दिया हुआ रहता है और उसको सिद्ध करना रहता है कि सिद्ध करें कि यह अपरमेय संख्या है। तो आइए सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको कैसे सिद्ध करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन √7, √3, √2, √5 कुछ भी दे सकता है जो अपरिमेय संख्या होगा। अब इसके साथ कुछ संख्या ऐसा कर देगा कि मान लीजिए कि 2 + √5 इस तरह से कर दिया, 3 - √2 इस तरह से कर दिया। तो अगर इसको समझ गए तो ये इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है। सबसे पहले क्या है कि √7 को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, लेकिन हमको परिमेय इसको मान लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अभी परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या देखा कि यह P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए √7 बराबर, इसको क्या कर देना है P/Q। तो P/Q यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। लेकिन इसमें क्या पढ़े थे कि Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही पढ़े थे ना। अब यहाँ पर क्या है, P/Q के रूप में है तो इसको P/Q के रूप में किया जाए। तो इसको क्या करेंगे, जब P/Q के रूप में करेंगे तो यानी इसके नीचे हमको 1 बनाना होगा। अब यही यहाँ पर ध्यान देना है कि एक तरफ क्या करना है, रूट को रखना है और एक तरफ बिना रूट वाला ला देना है। करना क्या है, इसको P में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो P हो गया। अब इधर में क्या है, √7Q हो गया। अब यहाँ पर यही देखना है, ये देखना है कि P के साथ तो कोई रूट नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा, अगर इसको 1 करेंगे नीचे तो ये तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी क्या पढ़े थे कि √7 जो है इसका क्या पूरा रूट निकलता है, नहीं निकलता है। अभी Q के साथ ही यहाँ पर आकर के गुना में हो गया। तो कहने का मतलब कि एक तरफ जो है सो परिमेय संख्या हो गया, एक तरफ अपरिमेय संख्या होगा। तो यानी क्या करता है कि ये जो बराबर है इसको दोनों तरफ जो है ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि एक तरफ जब परिमेय हो गया एक तरफ अपरिमेय हो गया, तो अपरिमेय के तरफ देखिए तो कौन वाला है, ये √7 वाला है ना। तो √7 अगर अपरिमेय के ग्रुप में है तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यही यहाँ पर लिखना है कि चूँकि यहाँ बायां पक्ष में क्या है, बायां पक्ष में परिमेय संख्या, बायां पक्ष में परिमेय संख्या, लेकिन दायां पक्ष में क्या है, लेकिन दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब देखना है कि हमको क्वेश्चन में क्या था, अपरिमेय लाना था, किसको, √7 को। तो √7 किस तरफ है, ये परिमेय के तरफ है कि अपरिमेय के तरफ है। तो देखना है क्या कि रूट में जो है यानी इधर रह गया रूट वाला तो अपरिमेय है। तो यानी क्या है कि √7 इधर ही है ना, अपरिमेय के ग्रुप में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह से क्या है कि अगर इसके साथ कोई संख्या प्लस में कोई संख्या माइनस में दे दिया जाएगा तो उसको भी इसी प्रकार सिद्ध करना होगा कि वो अपरिमेय संख्या है।
तो अगर मान लीजिए कि अपरमेय संख्या है और अपरमेय संख्या मान लीजिए कि √7 है यहाँ पर और इसके साथ प्लस ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी तो अपरमेय हो जाएगा, क्योंकि एक परमेय है और अपरमेय, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। अब इससे संबंधित क्या है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आइए हम उसे देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि बताएं कि दी हुई संख्याएं ऋण संख्या है या यौगिक संख्या, अगर है तो उसका साकारण बताएं। अब करना क्या है, और क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से रहेगा, जिस तरह से 7 × 11 × 13 + 13। अब इसको जांच करना है कि ये संख्या ऋण संख्या है। ऋण संख्या किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहेंगे और भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या कहेंगे। यही सिद्ध करना है कि वो अभाज्य है या भाज्य है। तो इसमें सबसे पहले इसको सरल कर लेना है। तो 7 में 11 से गुना करेंगे 77 और फिर गुने 13 + 13, ठीक है, यहाँ पर 13 है। अब 77 में क्या करेंगे, 13 से गुना करेंगे, 13 × 91, 13 × 91, 1 हो गया, यानी 1001 हो गया, प्लस ही कितना 13, तो कितना हो गया 1000, ये 14 हो गया। अब 1014 को क्या करना है, ये जांच करना है कि ऋण में आएगा कि यौगिक में आएगा। तो कहने का मतलब ये अभाज्य संख्या होगा कि भाज्य संख्या होगा। तो इसका अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कैसे देखे थे कि जो केवल अपने संख्या से और 1 से कटता है उसको हम अभाज्य कहेंगे। अगर वैसी संख्याएं जो स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा और कोई संख्या से कटता है, तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे या यौगिक संख्या कहेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 1014 है तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ 2 से लग रहा है 5 दूना 10, 7 दूना 14। अब फिर लगता है 3 से लग रहा है, 7 5 12 यानी 3 से लगेगा, तो 16 3 48, 9 3 27 यानी 13 से लगेगा, तो 13 में 13 से हो गया। अब यहाँ पर 13 एकम 13, अब तो एक आ गया जो अभाज्य संख्या नहीं है। अब बताइए यहाँ पर 1014 था, ये कितना से कट गया, ये 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 13 से भी कटा। तो यानी कहने का मतलब इसका जो गुणनखंड था, यानी इसको हम अभाज्य गुणनखंड जो है ना, इसको 2 से अधिक हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये यौगिक संख्या होगा। तो ये ऋण नहीं है बल्कि यौगिक है। तो इसको क्या लिखेंगे कि 1014 जो है ना, 1014 कितना से कट रहा है, तो इसको लिखना है कि 1014 को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए दी हुई संख्या जो है ये कौन संख्या हो जाएगा, यौगिक संख्या है। यही हो गया जांच। अब इसको क्या है, इसको हम दूसरे तरह भी लिख सकते हैं कि इसका क्या है, 1014 का जो गुणनखंड है वो इसकी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। और अभाज्य में क्या होता है, अभाज्य मान लें कि यहाँ पर हमने लिख दिया कितना 17, तो 17 कितना से लगेगा, केवल 17 से लगे। इसका गुणनखंड क्या हुआ, इसको तो गुणनखंड क्या है कि केवल 17 से लगाए हैं तो 1 है और 17 जो इसमें एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो इसका क्या है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकला है तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है 2 से अधिक है। तो इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। अब उम्मीद है कि इस चैप्टर से जितने भी सारे क्वेश्चन हम बताए हैं आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करें, कंप्लीट करें। इससे बाहर क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।